आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि स्किन रीसर्फेसिंग और स्किन रीजुविनेशन क्या होता है, क्यों करना पड़ता है। Hello everyone, welcome back to our channel Clinic Exumus Aesthetics. This channel talks about interesting medical content about skin, hair and plastic surgery. So if you have not subscribed to our channel, please do so and press the bell icon so that you do not miss interesting content regarding skin, hair and plastic surgery. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिजुविनेशन एंड रीसर्फेसिंग ऑफ द स्किन। अब ये मेडिकल टर्म्स सुन के थोड़ा सा हैवी लगेगा, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में इसको ब्रेक डाउन करूँगी और समझाऊंगी कि स्किन रीसर्फेसिंग और स्किन रिजुविनेशन क्या होता है, क्यों करना पड़ता है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एज और सन एक्सपोजर के साथ हमारी स्किन में बहुत सारी डैमेज होती है। आपको समझाने के लिए मैंने इसको बड़ा सिंप्लीफाई किया है। डैमेज तीन तरह से हो सकती है, स्किन के सरफेस पे, स्किन के टेक्सचर में और स्किन के वॉल्यूम में। स्किन के सरफेस पे अब क्या डैमेज हो सकती है? स्किन के सरफेस पे हो सकता है आपको एक्ने हो, आपको पिगमेंटेशन हो, कोई सन स्पॉट्स हो, एक्ने स्कार्स हो, कोई विजिबल वेन्स जैसे ब्लड वेसल्स दिखने लग जाती है जिसको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं, ये हो, फ्रेकल्स हो। ये सारे हमारे सरफेस प्रॉब्लम्स के कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है हमारा टेक्सचरल चेंजेस की कैटेगरी, यानी टेक्सचर में हमारे कुछ चेंज हुआ है किसी भी डैमेज की वजह से। तो उसमें क्या होगा, आपकी स्किन डल लगने लगेगी, आपको ड्राइनेस फील होने लगेगी, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं रहेगा, आपकी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको जो स्किन का टोन है वो थोड़ा लूज होना शुरू हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी आपकी स्किन में कम होनी शुरू हो जाएगी। ये डिफाइन करते हैं हमारे टेक्सचरल चेंजेस को। फिर आता है हमारे वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस। वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस उन चेंजेस को कहते हैं जहाँ पर आपका जो फेस का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसको कॉमन टर्म्स में सैगिंग भी कहते हैं। आइज के अराउंड जब ये होती है तो क्रोस फीट डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके अंडर आई एरियाज में ये होता है तो आपकी अंडर आईज एरिया के नीचे डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस होती है और एक हॉलोनेस अपीयर होती है। चीक्स का लेवल नीचे आ जाता है, लिप्स के कॉर्नर्स टिल्ट हो जाते हैं, जॉ लाइन पे जाउल्स या फोल्ड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ये सारी कैटेगरी है हमारे वॉल्यूम लॉस की। अब ये सरफेस लॉस, टेक्सचरल लॉस, वॉल्यूम लॉस इसलिए जानना ज़रूरी है बिकॉज ट्रीटमेंट सबका फ़र्क होता है। सारे एक ही तरह के ट्रीटमेंट्स से आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन देना चाहिए वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जब इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ हम ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और एक होलिस्टिक सोल्यूशन बना के देते हैं जिसमें स्किन के सरफेस पे चेंज होता है और स्किन के टेक्सचर में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम स्किन रिजुविनेशन एंड रीसर्फेसिंग कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि पहले क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ये डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हायरार्की ऑफ ट्रीटमेंट यानी क्या पहले हो क्या बाद में हो वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो अंडरस्टैंड आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट्स बाद में किए जाते हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स पहले किए जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मान लीजिए आप उस एज कैटेगरी में जहाँ आपको सरफेस चेंज भी हो रहा है, टेक्सचर चेंज भी हो रहा है और आपको वॉल्यूम लॉस भी हो रहा है, तो पहले क्या किया जाए? पहले मैं एडवाइस करती हूँ पेशेंट्स को कराने के लिए सरफेस चेंज और टेक्सचरल चेंज, क्योंकि वहाँ हम कोलाजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपकी स्किन में थोड़ा लिफ्ट आता है। जो रेमिनेंट है, जो बच गया, वो आप अपने वॉल्यूम लॉस ट्रीटमेंट में कवर अप करो। तो मैं पेशेंट्स को ऐसे हेल्प करती हूँ कि पहले आप सरफेस और टेक्सचरल चेंज करो और फिर आप वॉल्यूम चेंज में जाओ।
अनटिल अनलेस आपकी सिर्फ कंसर्न है कि मेरे को वॉल्यूम हो, मुझे वॉल्यूम चाहिए या मेरे को सैग ज़्यादा आ रहा है। सो यहाँ पर बाद में हम टेक्सचरल चेंज करें और सरफेस चेंज करें, वो थोड़ा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। आई ऑलवेज फील कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आपका सारा कंसर्न सॉल्व हो, और एजिंग में ये तीनों चीज़ें एक साथ ही देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं? यूजुअली जब हम सरफेस चेंज और टेक्सचरल चेंज की बात करते हैं तो हमारे केमिकल पील सिस्टम्स, हमारे लेजर्स, हमारे बायोलाइट मशीन्स, हमारे पीडीटी ट्रीटमेंट्स, आईपीएल मशीन्स, ये एमआरआरएफ्स, ये माइक्रो नीडलिंग्स, ये सब इस ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब हम वॉल्यूम लॉस की बात करते हैं, वहाँ हम टोटली एक डिफरेंट डायमेंशन देख रहे हैं। वहाँ हम फिलिंग की बात करते हैं, यानी कि फिलर्स, थ्रेड्स। अब फिलर्स में भी हम हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स देख सकते हैं, या हम बायोफिलर्स देख सकते हैं, या हम फैट फिलर्स देख सकते हैं। बहुत कम बात होती है बायोफिलर्स और फैट फिलर्स के बारे में। मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगी इन इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, बिकॉज लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। सब फिलर्स के नाम पे जानते हैं हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स, जो हर साल आपको कराने पड़ते हैं। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक वीडियोस फॉर बायोफिलर्स एंड फैट फिलर्स, जो कि बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, नेचुरल ऑप्शंस हैं आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देने के लिए। तो वो एक किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इसका हम सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं। अब हु शुड गो फॉर ऑल दीज ट्रीटमेंट्स? सरफेस इरेगुलरिटीज और टेक्सचरल चेंजेस की ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स और वॉल्यूम लॉस की ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स यूजुअली उन लोगों को होती है जो एक एजिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या कई बार यंग एज में इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि आपने एक्सट्रीम वेट लॉस कर लिया है। उन लोगों को ये ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए जो फिजिकली हेल्दी हो, जिनको कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, जिनको स्मोकिंग की हैबिट ना हो, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं इन ट्रीटमेंट्स के। साथ के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना इन ट्रीटमेंट्स के अराउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत जगह से ट्रीटमेंट करा के आते हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते या वो खुश नहीं होते। ये दो कारणों की वजह से हो सकता है। फर्स्ट, कि प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि तीनों ही प्रॉब्लम्स हैं और सबसे पहले सिर्फ हमने वॉल्यूम को चेंज कर दिया लेकिन टेक्सचर और सरफेस को चेंज नहीं किया, तो उससे भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो हायरार्की, यानी कि पहले क्या ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, यहाँ पर पेशेंट्स की बहुत अनरियलिस्टिक कई बार एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मुझे तो बस आप बिल्कुल रिवर्स एज करा दो। सी, एजिंग इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, but aging gracefully is what should be the aim of the treatment. I know accepting that fact थोड़ा सा uncomfortable होता है, especially when you are in that middle age life cycle, but रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड ही आपको इन ट्रीटमेंट्स का बेटर रिजल्ट देने में हेल्प करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट और होता है कि आप होम केयर के लिए कितना कमिटेड हो, कि आपका एक स्किन केयर रूटीन आपका एक प्रॉपरली डिज़ाइंड है, सीज़न के हिसाब से डिज़ाइंड है, और आप उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हो, क्योंकि एज के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से भी बाहर होती हैं। वहाँ पर होम केयर हमारी, जिसमें कुछ क्रीम्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। सेकेंडली, हमारे सप्लीमेंटेशन, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एसेंशियल मिनरल्स, कैल्शियम, D3, विटामिन्स, ये सारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो होम केयर में ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उनको रिलीजियसली फॉलो करो। ये भी बहुत, दीज ऑल्सो गो अ लॉन्ग वे इन गेटिंग यू बेटर रिजल्ट्स इन योर ट्रीटमेंट। जब इस तरह के हम प्रोसीजर्स कराते हैं तो वहाँ पर पोस्ट केयर इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट केयर में आपको आपके डॉक्टर एक डिफाइंड प्रिस्क्रिप्शन देंगे जहाँ पर आपको क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देंगे, वो आप रिलीजियसली फॉलो करिए। वो ही आपका होम केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैम इसमें कुछ रिस्क है क्या? हर चीज़ में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता है। यू हैव टू वे योर रिस्क एंड द रिजल्ट्स, कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। रिस्क इतने मेजर नहीं है इन प्रोसीजर्स के, पर हाँ माइनर रिस्क जैसे कि डाउन टाइम होना, रेडनेस, स्वेलिंग, माइल्ड ब्लीडिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर, ये रहता है।
आप कौन सा प्रोसीजर करा रहे हो उसके हिसाब से ये रिस्क डिफरेंट चेंज होते रहते हैं, पर ओवरऑल यही मेन रिस्क्स होते हैं। तो आपका ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए, आप किस प्रॉब्लम के लिए क्या ट्रीटमेंट करा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, कौन से स्टेप में ट्रीटमेंट पहले होना है, कौन से स्टेप में ट्रीटमेंट बाद में होना है, ये पूरी प्लानिंग आपको पहले ही करके रखनी चाहिए। सो आई होप ये रिजुविनेशन एंड रीसर्फेसिंग का वीडियो आपको बहुत इंसाइट देगा आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए और उसके सॉल्यूशन का रिजल्ट आइडेंटिफाई करने में और प्लान करने में। इसके बाद भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर स्किन रिजुविनेशन एंड resurfacing, we will be here to help you. Till the next time, stay healthy and stay safe.